हेलो दोस्तों, आज डेट है 18 जनवरी 2022। तो आज की देखिए, पहले मैं पीआईबी रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि तबीयत ख़राब है, तो मैं सोचता हूँ कम से कम पीआईबी रिकॉर्ड हो जाए। करंट अफेयर्स बचेगी भी तो थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगी, हालांकि उसकी पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, वो आप देख सकते हैं। तो पीआईबी मैं पहले अपलोड कर रहा हूँ ताकि कम से कम सुबह में एक वीडियो पड़ जाए। आज का पहला आर्टिकल है आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकती है इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन पर ईयर करने में। ऐसा किसने कहा है? श्री पीयूष गोयल, जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। देखिए, इंडिया का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट $400 बिलियन होने जा रहा है। कितना? $400 बिलियन होने जा रहा है इस बार। पीयूष गोयल जी ने कहा है कि अगर इसको $1 ट्रिलियन करना है तो आईटी इंडस्ट्री के बिना ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। देख लेते हैं। श्री पीयूष गोयल जी हाल ही में इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज, उन आईटी कंपनीज को संबोधित कर रहे थे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा असिस्टेंट दी गई है ताकि वो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ को बढ़ा सकें। तो इंडिया का सर्विस सेक्टर जो एक्सपोर्ट है, अगर वो $1 ट्रिलियन करना है अगले एक दशक में, यानी 2030 तक, तो आईटी इंडस्ट्रीज का अपना एक योगदान है। जो सर्विस एक्सपोर्ट है इंडिया का, वो आप देख लीजिए, 240 बिलियन से $250 बिलियन के आसपास है। ये मर्केंडाइज एक्सपोर्ट से काफ़ी कम है और इसमें जो है तेज़ी से बढ़ने की काफ़ी संभावना है, क्योंकि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट $400 बिलियन हो रहा है इस बार। और आईटी इंडस्ट्री का जो आपका सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट है वो $250 बिलियन ही होता है। तो सर्विस सेक्टर में अभी भी कई सारे स्कोप है, आपको याद रखना है। इंडिया का जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है आप यहाँ देख लीजिए, $400 बिलियन। इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर है। इवन जो सर्विस सेक्टर है, जो हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है वो सर्विस सेक्टर में ही आता है, ना कि एग्रीकल्चर में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में। टोटल इनफ्लो यानी टोटल एफडीआई का 53% 2000 से लेकर 2021 के बीच में सर्विस सेक्टर में आया है। ये तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी डाउन है। आज मैनेज कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से शाम तक ठीक हो जाएगा। पीयूष गोयल जी ने कहा है कि अगर हमें $1 ट्रिलियन का टारगेट अचीव करना है तो आईटी कंपनीज को एम्बिशियस मिशन लॉन्च करने होंगे। तो इससे हम $1 ट्रिलियन को आसानी से अचीव कर पाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी स्वागत किया है कि आईटी इंडस्ट्रीज द्वारा जो आईटी हब हैं स्टार्टअप्स के, वो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में ओपन किए जा रहे हैं ताकि वहाँ पर स्टार्टअप्स को क्रिएट किया सके। देखिए, इंडिया में इस समय एक स्कीम चल रही है, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। आपको याद है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कब आई थी? 2015 से 2020 के बीच में। उसी स्कीम में पार्ट है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का पार्ट है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। अप्रैल 2015 से लॉन्च की थी 5 वर्ष के लिए। हालांकि इससे पहले भी एक स्कीम थी जिसका नाम था सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये 2009 से 2014 तक चली। तो हर बार जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आती है हमारी 5 वर्ष के लिए, उसके तहत एक एक्सपोर्ट रिलेटेड स्कीम होती है जिसका इस बार नाम है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। इस स्कीम के तहत जो हमारी ड्यूटीज़ लगती हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी हुई, कस्टम ड्यूटी हुई, गवर्नमेंट क्या करती है, उनको माफ़ करने की तर्ज पर 3 से 5% तक का आपको इंसेंटिव देती है जितना भी आप फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। ठीक है, तो अगर आप फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए, एक सिंपल सा सवाल, एक्सपोर्ट करने पर रुपए की कीमत डॉलर के सापेक्ष बढ़ती है या घटती है? यानी रुपए की कीमत कमज़ोर होती है या फिर स्ट्रांग होती है अगर एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो ये आपको एक स्टेटमेंट के रूप में कभी भी मिल सकता है। बाकी जो सर्विस सेक्टर का शेयर है हमारे जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में, वो 54% है। एग्रीकल्चर का कितना है? 17%, 17.5%। सर्विस सेक्टर आप देख लीजिए, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ में एक की ड्राइवर के तौर पर उभर कर आ सकता है। लगभग 2.6 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। इंडिया की टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट है उसमें 40% का पार्ट है सर्विस सेक्टर का। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा देखते हैं। जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा है कि पर्पल रिवॉल्यूशन जो जम्मू कश्मीर से आ रही है, स्टार्टअप इंडिया में इसने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम आपको पता ही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2016 में लॉन्च की थी। पर्पल रिवॉल्यूशन कहाँ से रिलेटेड है? जम्मू कश्मीर में। देख लीजिए आप। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने कहा है कि पर्पल रिवॉल्यूशन जो कि जम्मू कश्मीर से आई है, उसने प्रधानमंत्री मोदी जी की जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है उसमें बहुत अच्छा योगदान दिया है। देखिए, इंडिया में पहली बार नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया है। फर्स्ट नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया है 16 जनवरी को।
तो उसी को संबोधित कर रहे थे कौन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। तो उन्होंने कहा पर्पल रिवॉल्यूशन यानी बैंगनी रिवॉल्यूशन, ये किससे रिलेटेड है, लेवेंडर, लेवेंडर के फूल होते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे, ये है ना पर्पल कलर का, इसीलिए ये पर्पल रिवॉल्यूशन हो गया। हालांकि पहले इसका नाम नहीं था, इसका नाम है अरोमा मिशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिशन है अरोमा मिशन, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। इसको पर्पल रिवॉल्यूशन के नाम पे भी जाना जाता है। क्यों, लगभग 500 फार्मर्स यानी 500 से ज़्यादा किसान जम्मू कश्मीर के डोरा विलेज में मेज यानी मक्की की खेती को छोड़कर लेवेंडर की खेती करने लगे हैं। लेवेंडर एक फूल होता है पर्पल कलर का। तो फर्स्ट टाइम जो ये किसान हैं इनको फ्री में लेवेंडर्स के बीज दिए गए हैं, और अगर पहले से कोई कल्टीवेशन कर रहा था लेवेंडर का तो उसको 5 से 6 रुपए पर बीज दिया गया है। सैपलिंग्स मतलब होता है पौधे का एक टुकड़ा लगाते हैं ना, जैसे गुलाब की कली लगाई जाती है, कली मतलब उसका तना लगाया जाता है, तो सैपलिंग्स हो जाएगा वो। तो अगर फर्स्ट टाइम कल्टीवेटर्स हैं तो आप लेवेंडर की सैपलिंग फ्री पा रहे हैं, लेकिन अगर आप पहले से लेवेंडर की कल्टीवेशन कर रहे हैं तो 5 से 6 रुपए आपको कॉस्ट देनी पड़ रही। जो लेवेंडर ऑयल होता है वो 10,000 रुपये पर लीटर जाता है, और अगर आप ढंग से कल्टीवेशन करते हैं तो 1 हेक्टेयर में 40 लीटर लेवेंडर का ऑयल निकलता है, यानी 1 हेक्टेयर में 4 लाख रुपए आप प्रोड्यूस करते हैं। लेवेंडर ऑयल जो है अरोमा इंडस्ट्री या फिर साबुन जैसी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, रूम फ्रेशनर में। अरोमा मिशन लॉन्च किया गया 2016 में। ऐसे प्लांट्स का कल्टीवेशन बढ़ावा देना था जो मेडिसिनल हो या फिर एरोमेटिक हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको जो है प्रमोट कर रही है अरोमा मिशन के तहत। 2016 में लॉन्च हुआ था, याद रखिएगा। अरोमा मिशन को CSIR द्वारा इंप्लीमेंट किया रहा है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इंप्लीमेंट कर रहा है स्टेट की नोडल एजेंसी के साथ मिलकर। सिग्निफिकेंट आप देख लीजिए, बाकी मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जो अरोमा मिशन है अभी तक 10 से 12 लाख मैन डे ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट बना रखा है, यानी जितने मैन और उसके बाद जितने दिन उनको जॉब मिला उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो मैन डे जॉब हो जाता है। अरोमा मिशन लॉन्च होने से 500 टन इसेंशियल ऑयल, अभी तक जरूरी तेल बनाया जा चुका है 60 करोड़ जिसकी वैल्यू होती है। अब याद होगा जो कानपुर में पकड़े गए हैं उनके यहाँ से चंदन का तेल मिला है ना, 6 करोड़ का, 100 लीटर है मेरे ख्याल से वो। तो 6,000 हेक्टेयर लैंड जो जम्मू कश्मीर में कल्टीवेशन में आ गई है अरोमा मिशन के तहत। लेवेंडर क्रॉप जो है लो रेनफॉल रीजन में उगाया जाता है, यानी हिमाचल प्रदेश होगा जहाँ पे पानी बह जाए, रुके ना पहली बात तो, और लो रेनफॉल हो, तो इधर वाला पार्ट आपका यूपी लेवेंडर क्रॉप कश्मीर वैली रीजन में सक्सेसफुली उगाई जा रही है। तो लेवेंडर क्रॉप याद रखिएगा, अरोमा मिशन याद रखिएगा, पर्पल रिवोल्यूशन याद रखिएगा, CSIR याद रखिएगा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइटी, उन्होंने एप्लीकेशन इन्वाइट किए हैं चिप्स टू स्टार्टअप C2S प्रोग्राम के लिए। देख लेते हैं। C2S प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है। 31 जनवरी 2022 तक एप्लीकेशन आएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का प्लान है इंडिया को सेमीकंडक्टर हब के रूप में डेवलप करना, यानी जो सेमीकंडक्टर चिप होती हैं वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की जाए। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने PLI स्कीम में, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में पहले 13 सेक्टर थे, बाद में 76,000 करोड़ के एक नए सेक्टर यानी सेमीकंडक्टर को भी इंक्लूड कर लिया। तो सेमीकंडक्टर में इंडिया को हब बनाने के लिए चिप्स टू स्टार्टअप स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम और डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई जो कि PLI स्कीम के तहत रन की जाएगी। बाकी आप चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम देख लीजिए। एम क्या है, 85,000 के आसपास हाई क्वालिटी और क्वालिफाइड इंजीनियर्स को क्रिएट करना इस एरिया में। ठीक है, सेमीकंडक्टर की फील्ड में। पर्पस क्या है, 175 एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाना, साथ ही साथ IP कोर रिपोजिटरी अगले 5 वर्ष में बनानी है। IP कोर रिपोजिटरी मतलब पूरे देश की IP जो भी करंट में संचालित हों उनको एक जगह से ट्रैक किया सके, तो ये अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। तो मैंने आपको बताया 14वां सेक्टर ऐड हो गया आपका सेमीकंडक्टर, 76,000 करोड़ का योगदान दिया गया है आपके प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में, ताकि सेमीकंडक्टर सेक्टर को बूस्ट किया जा सके। याद रखिएगा, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 3 सेक्टर से शुरू हुई थी, बाद में 13 हुए, अब 14वां कौन सा है, सेमीकंडक्टर 14th सेक्टर। जो CDEC है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे में स्थित है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो नोडल एजेंसी है आपके
चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम का, बस इतना याद रखिएगा। डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम देख लीजिए, जितना बेहतरीन डिजाइन आपको उतना अच्छा इंसेंटिव। 76,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम के लिए। स्कीम का एम क्या है? इंडिया की जो 20 डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको ही सेमीकंडक्टर डिजाइन करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी। टारगेट है अगले 5 वर्ष में 1500 करोड़ का टर्नओवर अचीव करना, किससे? सेमीकंडक्टर की डिजाइन फील्ड में। ये जो हमारा डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, इसके 3 कंपोनेंट हैं। पहला, चिप डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, यानी सीडेक जो है सपोर्ट करेगा चिप डिजाइन करने में। दूसरा है हमारा प्रोडक्ट डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, ये आपकी लागत का 50% रिम्बर्स करेंगे, जो कि 15 करोड़ पर एप्लीकेशन हो सकता है। फिर तीसरा कंपोनेंट है डिप्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव। ये देख लीजिए, इंसेंटिव 4 से 6% दिया जाएगा अगर आपका टर्नओवर 5 वर्षों तक 30 करोड़ पर एप्लीकेशन होता है। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 5 वर्षों में टर्नओवर 30 करोड़ पर एप्लीकेशन हुआ तो 4 से 6% आपको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। तो डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम 3 कंपोनेंट है, चिप डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, प्रोडक्ट डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा ओपन डाटा वीक लॉन्च किया गया है। पर्पस क्या है? जो 100 स्मार्ट सिटीज़ हैं ये ओपन डाटा वीक इवेंट में शामिल होंगी। तो बहुत बढ़िया आर्टिकल है, आज पीआईबी के देख लीजिए आप। ओपन डाटा वीक ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी हरदीप सिंह पुरी द्वारा। पर्पस क्या है? इंडिया का जो अर्बन इकोसिस्टम है वहाँ पर इनोवेशन को प्रमोट करना, इनोवेशन और ओपन डाटा इन सबको प्रमोट करना। देखिए, सूरत में स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस होने, यानी कब? 2022 फरवरी में। तो स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस सूरत में होगी 2022 में। उससे पहले प्री इवेंट इनिशिएटिव के तौर पर ओपन डाटा वीक मनाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा, ताकि ओपन डाटा के विषय में लोगों को जानकारी मिल सके। जितनी भी आपकी 100 स्मार्ट सिटीज़ हैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ताकि क्वालिटी डाटाबेस प्रिपेयर किया जा सके स्मार्ट सिटीज़ ओपन डाटा पोर्टल के लिए। ठीक है, वर्तमान में 3,800 डाटा सेट्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा जो स्मार्ट सिटी मिशन है 2023 तक के लिए, जून 2023 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2015 में लॉन्च हुई थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती हैं जिनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का रेशियो रहता है, चाहे 60-40 हो, 75-25 हो, डजेंट मैटर। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो रहती हैं आपकी, और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आप यहाँ देख लीजिए, 100 सिटीज़ हैं। जब ये लॉन्च की थी तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इसका नाम था, 2020 तक के लिए लॉन्च की थी, लेकिन अब इसको 2023 जून तक के लिए कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि स्मार्ट सिटी मिशन, इसमें 4 पिलर हैं, सोशल, फिजिकल, इंस्टीट्यूशनल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल, फिजिकल, इंस्टीट्यूशनल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपके 4 पिलर हैं। इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड का आफ्टर चाइना। इंडिया की 31% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में रहती है, और जो इंडिया की जीडीपी है उसका 63% अर्बन एरियाज से आता है। लेकिन 2030 तक इसको 40% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में लानी है, और जीडीपी का 75% अर्बन एरिया कंट्रीब्यूट करेगा। तो स्मार्ट सिटी मिशन बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए ओपन डाटा वीक मनाया जा रहा है, ताकि जो सूरत में हमारी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस, उसके लिए एक बेस तैयार किया जा सके। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, दुबई वर्ल्ड एक्सपो 2020 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आपको पता है कोविड चल रहा था, इसलिए पोस्टपोन होता रहा। अब वर्ल्ड एक्सपो दुबई ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई मिनिस्ट्री हैं श्री नारायण राणे, उन्होंने हाल ही में एड्रेस किया है। ठीक है, पहले नितिन गडकरी थे एमएसएमई मिनिस्टर, अब कौन है? श्री नारायण राणे। श्री नारायण राणे द्वारा इंडिया के पवेलियन को एड्रेस किया गया है वर्ल्ड एक्सपो 2020 दुबई में। ये दुबई का वर्ल्ड एक्सपो ब्यूरो इंटरनेशनल डी एक्सपोजिशंस द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। थीम क्या है वर्ल्ड एक्सपो दुबई का? थीम है कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग फ्यूचर। याद रखिएगा, कनेक्टिंग माइंड क्रिएटिंग फ्यूचर। जो हमारे नारायण राणे हैं, इन्होंने केवीआईसी के द्वारा एक खादी इंडिया फिल्म भी लॉन्च की। केवीआईसी ने इंडिया का लार्जेस्ट, इवन वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लैग जो है लोंगे वाला पोस्ट जैसलमेर में फहराया है।
मुझे एग्जैक्टली फिगर तो नहीं याद है, मेरे ख्याल 255:125 ये है उसकी लेंथ और विथ, फीट की बात कर रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का जो पार्टिसिपेशन है एक्सपो में हो गया है। इसमें बताया गया है इंडिया में एमएसएमई इकोसिस्टम कैसा रहेगा। तो वर्ल्ड एक्सपो 2020 दुबई में हो रहा है। याद रखिएगा थीम क्या है, कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग फ्यूचर। श्री नारायण राणे जी हैं, उन्होंने एमएसएमई सेक्टर के विषय में कहा है कि 6 करोड़ यूनिट है इंडिया में, जो लगभग 12 करोड़ लोगों को जॉब देते हैं। इंडिया की जीडीपी में 30% और ओवरऑल एक्सपोर्ट में 48% एमएसएमई से आता है आपका। ये देख लीजिए 63.5 मिलियन यूनिट्स हैं, ठीक है। एमएसएमई क्या करता है, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में 6.11% का योगदान देता है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी की बात की जाए तो, अदरवाइज 30%। यहाँ पर मैंने आपको बताया था 12 करोड़ जो है लोग जो है इसमें जॉब पाए हैं और ओवरऑल एक्सपोर्ट का 45%। तो ये पुराना डाटा है, ये नया डाटा है, ठीक है। तो यही याद रखिएगा 45% ओवरऑल एक्सपोर्ट में एमएसएमई से आता है। आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ताकि स्पाइस जो क्रॉप्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वैल्यू एडिशन किया जा सके, ताकि फार्मर्स को उनकी क्रॉप के बदले अच्छा प्राइस मिल सके। तो अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में स्पाइस को अच्छा प्राइस दिलाने के लिए कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, देख लीजिए आप, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर इस बात में इन्वॉल्व है कि जो अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में स्पाइस क्रॉप्स हैं उनका वैल्यू एडिशन किया जा सके कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। देखिए इससे क्या होगा, जो फार्मर्स की इनकम है वो इम्प्रूव की जा सकेगी। बात करें अगर स्पाइस की, तो फार्मर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है, जो खास करके दूर दराज के इलाकों में फार्मर्स यानी रिमोट एरियाज में, उनको अपने फसल की अच्छी प्राइस नहीं मिलती है। तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इसमें हेल्प करता है। क्यों, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उनसे प्रोडक्ट ले लेता है, प्रोडक्ट की हार्नेसिंग करता है, यानी मार्केट के लायक उसको बनाता है और फिर उसको प्राइस प्रोवाइड करता है। तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के तहत कार्य कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में प्रमोट करते हैं, मिडिल मैन को हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, रॉ स्पाइसेस को ले लेते हैं, चाहे वो अदरक हो या फिर टर्मरिक हल्दी हो, और बाद में उसको रेडी करके प्लेटफॉर्म पे सेल कर देते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस पर। 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर द्वारा स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2021 रिपोर्ट जारी की गई। स्पाइस प्रोडक्शन इंडिया में जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट होता है, आपको पता ही है। पार्लियामेंट द्वारा जो एक्ट में प्रोविजन किया गया है उसके तहत स्पाइस बोर्ड के अंतर्गत सिर्फ 52 मसाले आते हैं, याद रखिएगा। स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986 में पास हुआ था, उसके बाद ही आपके स्पाइस बोर्ड की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है कोची केरला में। बात की अगर स्पाइस कंट्रीब्यूशन की, तो जितना भी हमारा एक्सपोर्ट से अर्निंग होता है हॉर्टिकल्चर में, उसका 41% आता है आपका स्पाइस से। ऑल एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है, मरीन प्रोडक्ट जाता है, फिर नॉन बासमती रह जाता है, फिर बासमती रह जाता है, चौथे नंबर पे आपका स्पाइसेस आता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ऑल ओवर एग्रीकल्चर कमोडिटी की बात की जाए तो आज की वीडियो से इतने ही आर्टिकल थे। तबीयत थोड़ा ख़राब है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक